अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजर की फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो एमक्यूएम के हर कारकुन को रॉक एजेंट समझ रही है। ये हमारी पार्टी का, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। हमारी पार्टी का नाम, इस पाकिस्तानियों की पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी हो। पाक सरजमीन पार्टी। आखिरकार एमक्यूएम के मुनहरिक रहनुमा मुस्तफा कमाल ने अपनी जमात को नाम दे डाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। 24 अप्रैल को ये जमात बाग जिना कराची में अपने पहले जलसे का इनेकाद करेगी। कहते हैं ये एक तारीखी जलसा होगा। मुस्तफा कमाल ने ये सफर अनीस कायम खानी के साथ शुरू किया था और अब इनकी पार्टी में एमक्यूएम के 5 रहनुमा शामिल हो चुके हैं। खबर ये है कि अब सिर्फ एक एमक्यूएम ही नहीं बल्कि पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की भी विकटें गिरेंगी। मगर पाकिस्तान में भी हालात बदलते हुए खास वक्त नहीं लगता। ये सवाल करना फिर भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन जा रहा है इनकी जमात में और क्या ये एमक्यूएम के खात्मे की शुरुआत है। मुस्तफा कमाल जो पाक होने के दावे करते हैं वो अपना दफा कैसे करेंगे। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान जैसे संगीन जराइम के इल्जामात का जो एमक्यूएम पर उस वक्त लगाए गए जब मुस्तफा कमाल कराची के नाजिम थे। तो ये सारे सवालात हम मुस्तफा कमाल साहब के सामने ही रखते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, शुरू करते हैं आपकी पार्टी के नाम से, पाक सरजमीन। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि पाक सरजमीन जो आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। तो आपका क्या रद्द अमल है इस बयान पर? जी, मेरा रद्द अमल कोई भी नहीं है जी। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और जो वो अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे और उनके लिए दुआ खैर है। मेरा उनके उसमें कोई रद्द अमल नहीं। आपने कहा उनके लिए दुआ खैर है, क्या इमरान खान साहब के लिए भी दुआ खैर है? वो कहते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब की सब बातें ठीक हैं मगर अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पीटीआई की कुछ विकेट्स गिरने वाली हैं जिसके अंदर इमरान इस्माइल और फैसल वाडा जो हैं वो पेश हैं। रजा हरून साहब की उनसे बातचीत भी हुई है। तो क्या आपके दरवाजे खुले हैं पीटीआई के लीडर्स के लिए और उनके वर्कर्स के लिए? नहीं जी, इमरान इस्माइल और फैसल वाडा से हमारी इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान इस्माइल साहब के साथ रजा साहब की पर्सनल दोस्ती है और वो उनकी फोन पे बात होती रही थी। देयर इज नथिंग, पार्टी के हवाले से कोई जो है उनकी बात नहीं। वो ही इज स्टिल देयर इन पीटीआई और हमारी कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम उनको कोई अप्रोच कर रहे हैं या वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ खबरें आई हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स कल आपकी रैली के अंदर भी मौजूद थे। आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? जी, जो यहाँ पर आ रहा है मैं उसकी शनाख्त और उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आम लोग सारे आ रहे हैं यहाँ पे और वो इसी शहर के, इसी मुल्क के लोग हैं। मगर मुस्तफा कमाल साहब, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, नाजिम रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं। ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को? नई पार्टी आपने बनाई है, आपने कहा है कि जी आप पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं, तो जाहिर है सियासत के अंदर तो हमने देखा है कि कैसे उसी पूल के अंदर से लोग निकल के जाते हैं। तो आप क्या इमरान खान के साथ इत्तेहाद करेंगे या अगर उनकी पार्टी के लोग आपकी तरफ आए तो उनको वेलकम करेंगे? देखिए, दोनों चीजें आपके सामने होंगी लाजमी आगे जाके। देखिए, अभी तो हमारे सामने इत्तेहाद या कि हम तो अभी अपनी पार्टी बना रहे हैं, अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और हम आपको नजर आएगा आगे कि हम किन लोगों के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे नए फेसेस होंगे, यंगस्टर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे और हम उनको डिसीजन मेकिंग बॉडी में अपनी शामिल करेंगे। और ये इत्तेहाद वगैरह की बातें तो ये तो बात की बातें हैं। हमने हमारी जब व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज। अभी तो हमारी पूरी कंसंट्रेशन अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को बनाने में है और हम अपनी पूरी दिन और रात ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पास आए निकलकर उसके ऊपर हम ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करें। जो लोग निकल के आए, इसके अंदर पीटीआई के लोग अगर निकल के आना चाहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग निकल के आना चाहें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आपके पास निकल के आना चाहें, क्या आप उनका खैर मकदम करेंगे या कि आप देखेंगे कि जी ये वही पुरानी शक्लें हैं, वही रवायती शक्लें हैं, वही मारूसी सियासत है, वही फ्यूडल लॉर्ड्स हैं? कोई आपका क्राइटेरिया होगा इस पार्टी का? वो देखिए, हम तो यंगस्टर्स के ऊपर, अननोन लोगों के ऊपर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर बनाने जा रहे हैं। कुछ जो लोग आए हमारे पास हमारे टारगेट ऑडियंस ये नोन फिगर्स नहीं है। हमारे टारगेट ऑडियंस ये मशहूर लोग नहीं है। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो आम लोग, पढ़े लिखे नौजवान हैं। और आप देखिए, हम पार्टी भी ज्यादातर उन्हीं लोगों के ऊपर होगी।
इशरतुल उबाद साहब की जो एक रोल रहा है एमक्यूएम के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि हाल ही में हमने देखा कि एमक्यूएम ने इशरतुल उबाद साहब से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि ये साजिश कर रहे हैं एमक्यूएम के वर्कर्स के खिलाफ। एमक्यूएम वर्कर्स जिसके लिए आप एक दर्द रखते हैं, हमने देखा कि जब वो मुश्किल वक्त में आए किसी भी वजह से, तो उनके लिए वो आके उनकी मदद उन्होंने नहीं की। तो आप इशरतुल उबाद के रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कोई नहीं होता हूँ इशरतुल उबाद के रोल को डिस्कस करने। ये हमारा मैटर ही नहीं है, हमारा इशू नहीं है। वो एमक्यूएम के गवर्नर थे, अभी भी हैं। कता कलामी माफ, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, आपकी पार्टी का वो एक हिस्सा रह चुके हुए हैं। आप सियासी सोच रखने वाले एक आदमी हैं, कराची की सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, और इशरतुल उबाद का मतलब 1 दहाई से ऑलमोस्ट उसके अंदर बहुत अहम रोल रहा है। आपका कोई तो ओपिनियन होगा उनके बारे में? नहीं, वो ओपिनियन जरूरी नहीं कि सारी ओपिनियंस में जो वो जब चाहे लोग मैं उनको ओपिनियन देता रहूं। कभी कभी ओपिनियन नहीं भी देना चाहिए। मेरा अभी ये इशू नहीं है एक्चुअली ना। वो तो एमक्यूएम का और उनका मैटर है सारा। मैं उसके अंदर बीच में अपनी ओपिनियन मेरा देना जो है वो सही नहीं है। मैं आपको वजह पूछ रही हूँ, मैं आपसे इसलिए आपका ओपिनियन मांग रही हूँ क्योंकि आपको भी मालूम है कि क्या साराइयां होती रही कि इशरतुल उबाद साहब आखिर में आके आपकी ग्रो को, आपकी पार्टी को लीड करेंगे। तो इस वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली आपकी क्या तवक्कुआत हैं उनसे। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई कांटेक्ट इशरतुल उबाद साहब से नहीं है। वो गवर्नर है, अपनी गवर्नर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारा उनसे पिछले सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, और हमाद सिद्दीकी और शकील उमर के साथ आपका कोई कांटेक्ट है? क्या वो आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में? नहीं जी, शकील उमर साहब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। हमाद सिद्दीकी दुबई में काम करते थे, मेरी बिल्कुल उनसे मुलाकात होती थी। और हमाद सिद्दीकी अभी पार्टी में नहीं आ रहे और डेफिनेटली उनकी अपनी विल है। हमारी कोई ऐसी बात नहीं है उनसे कि वो पार्टी में आए या पार्टी में ना आए। हमने किसी को नहीं कहा है, लेकिन मैं बिल्कुल मैं उसको ओन करूंगा कि जी मेरी वो दुबई में हुए हैं हमाद सिद्दीकी, और मेरी जो है वो महीने में 15 दिन पे आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए हम लोग कहीं पे बैठ के चाय कॉफी पी लेते हैं, तो बिल्कुल हमारी मुलाकात होती थी। आपकी उनके साथ मुलाकात होती है तो अगर वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो आप उसका खैर मकदम करेंगे? जब वो करना चाहेंगे, जब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी, मैं आपसे आपकी पार्टी के ज्वाइन करने का क्राइटेरिया इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको मेरे से बेहतर पता है कि हमाद सिद्दीकी का नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आया हुआ है बल्दिया टाउन फैक्ट्री के ऊपर। आपको मालूम है कि उसके अंदर सैकड़ों लोग जो हैं वो जल के मारे गए थे। हमाद सिद्दीकी को फ्यूजिटिव भी करार दिया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट ने। तो जो लोग एक तरीके से मुल्जिम हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में रेंजर्स ने जो तश्कील दी थी उसके पर उनके नाम आए हुए हैं, क्या आप उनके लिए भी राह हमवार करेंगे कि वो आपकी पार्टी में आ जाएं? चूंकि जो आपने पार्टी बनाई है पाक सरजमीन पाक, उसका फिर क्या होगा? उसके पर एक धब्बा नहीं लग जाएगा? हमाद सिद्दीकी अगर बल्दिया टाउन फैक्ट्री में इन्वॉल्व है तो हमाद सिद्दीकी से पहले मुझे फांसी देनी चाहिए। मैं लाइव चैनल पे, टीवी पे बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अगर हमाद सिद्दीकी जो है वो इन्वॉल्व है, मैं कितना स्टूपिड आदमी हूँगा कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने आया हूँ, इतनी बड़ी जंग लड़ रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी जद्दोजहद कर रहा हूँ, और मैं एक आदमी के लिए जिसका कोई लेना देना मेरे साथ नहीं है, मेरे ऊपर कोई वो भी, मैं उसकी देखें उसकी बात कर रहा हूँ। वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ जानकर किसी इंसान के बारे में खामोश रहना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं जानता हूं अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको मशहूर किया है, अपने सारी जो है वो बुराई उनके गले में डाली है। हमाद सिद्दीकी को कोई नहीं जानता था 2013 मई 2013 से 13 से पहले, जब अल्ताफ हुसैन साहब को पीटीआई के खिलाफ ने वोट पड़ गया 8.5 लाख इस कराची में। अल्ताफ हुसैन साहब को अकल पकड़नी चाहिए थी, उनको जो है वो अपना बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, अपनी खामियों को, कोताहियों को देखना चाहिए था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो गवर्नमेंट गुजारी, 5 दफा आना 5 दफा जाना, इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। उन्होंने वो सारा नजला जो है वो उस वक्त की तंजीमी कमेटी के इंचार्ज के ऊपर डाल दिया, वहां से हमाद सिद्दीकी मशहूर हुए। अब अल्ताफ हुसैन तो लीडर थे। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, देखिए एंटी टेररिज्म कोर्ट, आप क्या कह रहे हैं कि जो अल्ताफ हुसैन है लंदन में बैठे एंटी टेररिज्म कोर्ट को डिक्टेट कर रहे होंगे कि क्या होगा? मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बड़ी सख्त एक टीम बनी थी जिसके अंदर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, जिन्होंने जिम्मेदारी हमाद सिद्दीकी के ऊपर डाली थी, फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया था। सर, इसके अंदर अल्ताफ हुसैन का कोई भाई मैं बोल रहा हूं ना मुझे फांसी देना, मैं बोल रहा हूं ना मुझे फांसी दें भाई। अगर वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में वो प्रूवन गिल्टी है, उसको पकड़े जाएं, लेकर आए और मुझे फांसी दें पहले, फिर हमाद को फांसी दें। बोल रहा हूं, खत्म हो गई बात, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो डिसीजन था वो गलत था?
गलत था भाई, गलत था, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ गलत था। मैं बोल रहा ना मुझे फांसी दें आप, मुझे फांसी दें। मगर मुस्तफा कमाल साहब आपके चूंकि वो दोस्त हैं, वो इसको चैलेंज क्यों नहीं करते एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले? मेरे दोस्त नहीं है वो, मेरे दोस्त चले नहीं आप है, उनसे मिलते हैं, एक्वेंटेंस हैं, आप चाय पीते हैं उनके साथ, वो उस पार्टी का मुस्तफा कमाल देखिए जी, मुस्तफा कमाल वो आदमी नहीं है, उसका वो कैरेक्टर नहीं है कि किसी के ऊपर कोई बुराई आई भी है पर चाहे दुनिया पूरी खिलाफ हो जाए, अगर उसको उसके बारे में पता है तो वो जो है वो सिर्फ इस बात पे खामोश रहेगा कि जो चूंकि दुनिया उसको बुरा कह रही है, मुस्तफा कमाल को तो बुरा नहीं कह रही है। मुस्तफा कमाल वो नहीं, मैं यहीं तक कहना चाहूंगा जब अभी हम इसको, जब वो मरहले आएंगे आप करें, हम इसको फेस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। मुस्तफा साहब, शाहिद लतीफ राब्ता कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी भी बात आ रही है कि जी वो भी आपकी पार्टी को कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने वाले हैं, आपके साथ उनका राब्ता है? नहीं जी, हमारा कोई राब्ता नहीं है। आपका उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। देखिए फैसल सब्जवारी साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब, खुशबक शुजा साहिबा, इन सब की बातें सामने आ रही हैं। हमने किसी से राब्ता नहीं किया जी और न हम करेंगे। हमने किसी से ना पहले राब्ता किया ना हम अब राब्ता करेंगे। ये लोग आए, इन्होंने हमसे राब्ता करके ये हमारे पास आए, हमने किसी से राब्ता नहीं किया और हम किसी से राब्ता नहीं करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आप मेयर थे कराची के 2005 से 2010 तक, और 2010 के अंदर एक कत्ल हो जाता है इमरान फारूक का, जो कि एमक्यूएम के एक अहम लीडर थे लंदन के अंदर, और उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड तहकीकात शुरू कर देती है। उस तहकीकात के अंदर 3 लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए थे, जिसके अंदर से एक है मोहसिन अली सैयद। जो यूके अथॉरिटीज हैं उन्होंने रिसाई मांगी है मोहसिन अली सैयद की, चूंकि जो मोहसिन अली सैयद का जो डीएनए है हमारी इतलात के मुताबिक वो जाके मैच किया है जो खून मिला है उधर इमरान फारूक के जिस्म के ऊपर। आप मोहसिन अली सैयद को जानते हैं? नहीं जी, मैं नहीं जानता जी इनको, मैंने नाम ही सुना है। ब्रिटिश पुलिस है हमारी इतला के मुताबिक, वो चाह रही है कि वो रिसाई हासिल करे मोहसिन अली सैयद। मैं इस बात पे हैरान हूं और शायद आप इसके ऊपर कोई तज्जिया कर सके कि एक तरफ से हुकूमत तो चाहती है, जिस तरह के चौधरी निसार साहब चाहते हैं कि इंसाफ हो, मगर दूसरी तरफ से जो भी कॉपरेशन ब्रिटिश पुलिस चाहती है हुकूमत पूरी तरह से नहीं देती। इसकी क्या वजह है? मेरे पास इन सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, तो इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट कि जिस बारे में मुझे जो वो इंफॉर्मेशन नहीं है उस बारे में मैं जो है वो, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है सारा, तो अनटिल एंड अनलेस कि मेरे पास सारी वो इंफॉर्मेशन हो जिसके ऊपर मैं अपना तज्जिया या अपना तबसरा कर सकूं, मैं इस बात से कासिर हूं कि मैं उसके ऊपर कोई तज्जिया करूं। आई एम नॉट अवेयर। चलें, आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, मगर देखें कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कराची के अंदर जब आप मेयर थे जिसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल निश्तर पाक बॉम्ब ब्लास्ट जो 2006 के अंदर हुआ था, सुन्नी तहरीक की पूरी लीडरशिप जो है उसके अंदर मारी गई थी। आप उस वक्त मेयर थे, सुन्नी तहरीक ने सबसे पहले उंगलियां एमक्यूएम के ऊपर उठाई थी। तो हम सबको मालूम है कि एमक्यूएम की किलिंग स्प्री थी, एक मिलिटेंट विंग था। आपकी नॉलेज में क्या था उस वक्त, क्या हुआ था? मेरे अंडर में जो है वो कोई पुलिस नहीं होती थी, ट्रैफिक पुलिस भी मेरे अंडर में नहीं होती थी, और उसके बाद तो सारे वो जो सुसाइड बॉम्बर थे या लोग थे वो पकड़े गए। मेरा ख्याल है पूरी चेन उनकी पकड़ी गई, जो उसके कॉन्स्पिरेटर थे वो भी शायद पकड़े गए, जो मुझे याद पड़ता। ट्रैफिक पुलिस भी आपके मेयर के अंडर में नहीं होती, नहीं, मगर तो पुलिस तो दूर की बात है। मेयर उस वक्त काफी उस वक्त असर रसूख रखता था, और चूंकि आप एमक्यूएम में थे और एमक्यूएम के ऊपर उंगलियां उठी थी, और उस वक्त मैंने ही इंटरव्यू किया था सुन्नी तहरीक का, और उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर बताया था कि इसके अंदर एमक्यूएम के लोग शामिल हैं। तो आपने कोई तहकीकात की कि इसके अंदर आपके कौन से वर्कर शामिल हैं, या कोई आपने डिड यू बॉदर टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज रियली हैपनिंग बिहाइंड दीज अटैक्स? नहीं जी, there was no involvement of MQM at that time in this particular incident, और जो है वो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं था जो मैं इन्वेस्टिगेट करता। अच्छा, दूसरी तरफ से हमने वली बाबर का केस भी देखा मुस्तफा कमाल साहब, जिसके अंदर फैसल मोटा जो है वो पकड़े गए जब 90 के ऊपर छापा हुआ, और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कहा कि फैसल मोटा ने ही वली बाबर का कत्ल किया था। आज जब आप अपनी एक नई पार्टी बनाने चले जा रहे हैं, एक और मरले में जा रहे हैं, एक और पीरियड में जा रहे हैं ऑफ योर पार्टी, तो जो पिछली एक गंद था उसको साफ करने के लिए आप बताना हमें चाहेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा था और कहां से ये इशारे आ रहे थे? देखिए, सब लोगों को सब चीजें पता है। आप एमक्यूएम वालों से ये सारे सवालात पूछे हैं जो एमक्यूएम में है। आज हम एमक्यूएम से जो हमने 3 साल पहले 3.5 साल पहले अलहदगी इख्तियार कर ली, चले गए थे। आज भी हम बैठ के उन्हीं के सवालों को जवाब दें, दैट डजंट सूट अस एक्चुअली।
आप क्यों कहते हैं कि सूट इट डजंट सूट अस? क्योंकि जो पास्ट होता है हमेशा एक सियासतदान का पीछा करता है। मुझे याद है 12 मई को जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, आप उस वक्त मेयर थे कराची के, तो जो लॉयर्स रैली वहां पे आनी थी उसको अंदर कराची के अंदर आने नहीं दिया, बल्कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं और बाकी जो दीगर वकला हैं उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। और अगर आपको याद हो तो मुझे तो याद है कि उस वक्त एक प्लान बनाया गया था बाकायदा तौर पे कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है मुनीर मलिक, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा। बाकायदा एमक्यूएम की तरफ से प्लान बनाया गया था, एमक्यूएम उस पूरी चीज के अंदर शामिल थी। ये बात सबको मालूम है। आज आप खुल के क्यों नहीं बात करते कि इसके पीछे कौन था? मैं बिल्कुल खुलकर बात करता हूं और आपको बिल्कुल मैं आपकी तसल्ली नहीं करवाऊंगा अगर आप जिस तरह से जो है वो चाहती हैं कि मैं खुलकर बात करूं। मैं उस दिन मुल्क में नहीं था। 12 मई वॉज एन इंसिडेंट। 12 मई जो है वो के अंदर जो है वो 55 के करीब लोग मारे गए। 16 लोग जो है वो उसमें एमक्यूएम के मारे गए। कोई भी घर से जो है वो फूल लेकर नहीं आया था, लोग जो है वो असला लेकर आए थे। इट वाज अ ब्लैक डे, इट वाज एन इंसिडेंट। मासूम लोग मारे गए। It was that this much I know. I was not in the country on that particular day. मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं यूएस जा रहा था। चूंकि आप मेयर थे और आप उस वक्त मुल्क से बाहर जा रहे थे, यकीनन बाद में आके आपने जरूर पूछा होगा, तहकीकात की होगी, तो उसके अंदर आपको क्या नजर आया, क्या मिला आपको? जनाब उसके ऊपर पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद दिलाता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक जी मुझे याद है, बिल्कुल याद है, उसके ऊपर पूरी, तो बस वो सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो मेरे जराए नहीं होंगे ना। उन्होंने तमाम लोगों को उसकी आउटकम्स जो है वो निकाल के पढ़े कि क्या उसकी आउटकम्स थी। मुस्तफा कमाल साहब, आप बात करते हैं सदारती निजाम के बारे में, आप कहते हैं कि 80% करप्शन इससे खत्म हो सकती है। हालांकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर सदारती निजाम रहा, उधर करप्शन रही। फिर हमने बहुत से मुल्कों में देखा जहां पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करप्शन रही और उससे मामला और भी खराब हुए। तो आप कैसे समझते हैं कि जो करप्शन है वो सिर्फ सदारती निजाम से ही खत्म हो जाएगा? वेल, करप्शन वाज वन पार्ट, देन गवर्नेंस की बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको आज के पार्लिमानी निज़ाम में जो वज़ीर आज़म होते हैं उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, जिनमें सेनेटर्स होते हैं, एमएनएस होते हैं। सदारती निज़ाम में होगा कि आप जो है वो प्रोफेशनल्स लोगों को ही जो है वो अपनी उन पोर्टफोलियोज पे लेकर आएंगे जो कि उन चीज़ों की, उन इदारों की महारत रखते होंगे। नंबर 1 के लोगों को ये पता होगा कि वो अपना अपना सदर जो है वो या अपना स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट किसको मुंतखब कर रहे हैं। आज तो वो एक एमएनए को वोट देते हैं लोग, वो एमएनए जाकर जो है वो किसी वजीर आजम को इन हाउस सेलेक्ट करता है। लोग डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करते, उस हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हर बंदे का अपना नजरिया होता है, मगर सदारती निजाम बहुत से मुल्कों में, खासतौर पे हमारी पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी कर रही थी कि बहुत से लोग सदारती निजाम चाहते हैं, उनका नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप चाहते हैं, ताहिरुल कादरी साहब चाहते थे, चौधरी शुजात साहब चाहते थे, और इमरान खान साहब ने भी हाल ही में इसकी वकालत की है और कहा है कि जी सदारती निजाम होना चाहिए। इन सब के बारे में एक चीज कॉमन है और उनके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। शायद इसीलिए आपके नाकदीन कहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोल रहे हैं, क्योंकि आप सदारती निजाम चाहते हैं। शायद सदारती निजाम से 4 साल का निजाम आ जाएगा और वही चीजें ये सारे लोग चाहते थे। ताहिरुल कादरी हो गए, चौधरी शुजात साहब हो गए। मैंने तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को उसके ऊपर जो वो बात करते हुए सुना है, मैंने बहुत बड़े एंकर्स को इनके ऊपर बात करते सुना। तो ये सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के, इसका मतलब नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी बात के जवाब देते हुए तो फिर हमें कल से सारे पाकिस्तानियों को कश्मीर के मसले को हल करने का मुतालबा तर्क कर देना चाहिए। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की नंबर 1 डिमांड है कि कश्मीर का मसला हल हो। सब तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड है, सुने पाकिस्तान की आवाम की डिमांड है, हर पार्टी के मंशूर में है। आप मुझे आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आपको बुरा लगे तो मैं आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपसे एक डायलॉग कर रही हूं, आप मुझे वो तो अलाउ करेंगे ना? नहीं, मुझे कंप्लीट तो करने दें मैडम, मुझे कंप्लीट तो करने दें प्लीज, मुझे कंप्लीट तो करने दें। करिए अगर आप अलाउ कर जी। तो अगर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कश्मीर के इशू को जो है का नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो आप जो है वो कश्मीर के इशू को पूरा पाकिस्तान उसको मना कर दे। फिर ज़र्ब-ए-अज़्ब जो है वो शुरू किया एस्टेब्लिशमेंट ने, सारी पार्टीज ने उसको ओन किया। तो ज़र्ब-ए-अज़्ब तो जो है वो शुरू किया था, ऑपरेशन शुरू किया है आर्मी ने, तो भाई उसको पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी ओन ना करे। मैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अच्छा समझूंगा
मैं वो बात करूंगा। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन की बात की, तो आपको क्या नहीं लगता कि इस वक्त जो हमारी सियासी क़यादत है वो इसको ओन कर रही है जिस तरह उसे करना चाहिए? बिल्कुल जो है वो ऑपरेशन को तो ओन कर रही है, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा काम जो है वो सोशल सेक्टर में होना बाकी है, रिहैब करने के लिए, लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और यहाँ पर सोशल सेक्टर में हेल्थ और एजुकेशन पे, और वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद ना, वो टीयर जब तक मौजूद नहीं होगी ग्राउंड पे, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं, नीचे आप एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं। जी मेरा ख्याल है कि ताहिरुल कादरी साहब भी यही चाहते थे और चौधरी शुजात भी इसी के बारे में बात करते हैं। तो आगे जाके क्या चौधरी शुजात साहब से आपकी बात हुई है? क्या उनके साथ कोई इत्तेहाद होगा? जी मेरी कोई बात नहीं चौधरी शुजात साहब। अच्छा, हाल ही में आपको FIA के डायरेक्टर मिलने आए थे, आप बात करते हैं कि जी जो भी MQM के वर्कर्स हैं उनको माफ कर दिया जाए, जिस तरह के बलोच रेबल्स को माफ कर दिया गया है, तो आपने उनसे कोई इस तरह की डिमांड की कि इनको माफ कर दिया जाए, या इंतजामिया से आपकी बात हुई कि इनके लिए कोई रिकंसिलिएशन का प्रोसेस सामने आना चाहिए? नहीं, वो इसलिए नहीं आए थे कि वो उनका सब्जेक्ट और टॉपिक डिफरेंट था। मेरी अभी किसी इंतजामिया के किसी आदमी से ने इस हवाले से जो है हमें कांटेक्ट नहीं किया है, और हम तो मीडिया पे ये वाली बात कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू में ये वाली बात कर रहे हैं। मीडिया पे आपने बार बार इस बात का जिक्र किया है, क्या किसी अथॉरिटी ने या किसी अहम सियासी लीडर ने आपको कहा है कि हाँ हम भी समझते हैं कि रिकंसिलिएशन कर लेना चाहिए फॉर द गुड ऑफ द कंट्री और आगे बढ़ना चाहिए? जी अभी तक जो है वो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अभी तक हमसे फॉर्मली किसी ने जो है वो किसी ने इस हवाले से कांटेक्ट नहीं किया। फॉर्मली नहीं किया मगर इनफॉर्मली किया है? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हुई है इस पे। मगर मुस्तफा कमाल साहब, अगर आप इनके लिए रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो फिर NROs में क्या खराबी थी? NROs इतने हुए पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर सबको क्लीन चिट दे दी गई, तो क्या ये क्लीन चिट सिर्फ सियासतदानों के लिए ही होंगे, उनकी पार्टीज के लिए ही होंगे? ये सवाल तो होगा आपके साथ। और क्या जो बाकी लोग हैं जिन्होंने आम जुर्म किया है उनको भी फिर आप NRO के तहत छोड़ दें, जिसने चोरी की है, कत्ल किया है? जी मैं NRO की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जहां पर चंद 100 लोगों को जो है वो उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको टेररिस्ट बनाया गया, उनको रॉ का एजेंट बनाया गया, और वो चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, और अब सब दुनिया को पता भी है, और करने वाले बैठे हुए हैं, बनाने वाले बैठे हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिवील हो चुके हैं सारे, उनके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिवील हो चुके हैं सारे, उन्होंने खुद बताया कि 3 से 4 लोगों के अलावा इसका किसी को पता नहीं था। ये सारी एक सिचुएशन है, और फिर एक ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो है वो अच्छी प्रेसिडेंट सेट हुई है, हो रही है, और तारीख में इसका नाम आएगा, जो कि बलूचिस्तान की प्रेसिडेंस है, जहां पर जो है वो लोग गोले बारूद से लेस जो है वो पाकिस्तान की फौज से लड़ रहे थे, उन लोगों को जो है वो समझाया गया है, उनको नीचे उतारा गया है, उनसे असला लिया गया है, उनको एक पैकेज अनाउंस किया गया, उनको रिहैब किया गया। हम यही कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान भी इस मुल्क का ही हिस्सा है ना। देखिए, बलूचिस्तान का इशू एक बहुत फर्क इशू है, वहां पे एक बकायदा इंसर्जेंसी हो रही है। आपको भी पता है कि अब से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से इंसर्जेंसी हो रही है वहां पे। वो मामला एक और है। यहाँ पे हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की, और इसके अंदर हम बात करें जो सियासी पार्टीज ने मिलिटेंट विंग्स बनाए थे, जिसके अंदर भत्ताखोरी था, जिसके अंदर और बहुत से जराइम थे। तो अगर आप उनको प्रोटेक्ट करने लगेंगे और उनके लिए आप रिकंसिलिएशन मांगेंगे, तो जो आपकी पार्टी बनी है नई पाक सरजमीन, उसके ऊपर धब्बा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल धब्बा नहीं लगेगा जी। और मैं भत्ताखोरों को, और उसके लिए मैं नई प्रोटेक्शन मांग रहा हूं और किसी के लिए प्रोटेक्शन मांग रहा हूं। मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कही ये बात कि देखिए, ये जो रॉक एजेंट लोग हैं, या जिनको आप रॉक एजेंट बता रहे हैं, जिनके कनेक्शंस आप बता रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग आप बता रहे हैं, जिनको टारगेट किलर्स बता रहे हैं, जो सौलत मिर्जा जैसा आदमी है जिसने जो है कॉन्फेशंस की हैं, सब चीजें की, उसको आपने फांसी पे चढ़ा दिया सारा।
इन लोगों को कातिल, टारगेट किलर, रॉक एजेंट बनाया किसने है ना। हाँ, यहां से बात शुरू होती है। फिर आप जब अगर इन लोगों को मार देते हैं, कर लेते हैं, ये अल्ताफ हुसैन साहब को सूट करता है सारा, इसलिए कि उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, ये जो ग्रीवेंसेस हैं वो फिर उनकी तरफ से, उनके काले करतूतों पे से पर्दा हटकर जो पर्दा पड़ जाएगा और लोग स्टेट को जिम्मेदार समझने लगेंगे अपने गम और गुस्से में। जब आपने ये पार्टी ज्वाइन की तो तब भी एमक्यूएम के ऊपर ये इल्जाम लगता था कि ये रॉ फंडेड पार्टी है, इसका रॉ से ताल्लुक है, मगर आपने ये पार्टी ज्वाइन की। फिर जब आपने ये पार्टी छोड़ी और आप कराची वापस आए तो आपसे ये तवक्को थी कि सिर्फ आप इल्जाम नहीं लगाएंगे, चूंकि आप अल्ताफ हुसैन के बहुत करीब रह चुके हैं, आप एमक्यूएम के मेयर रह चुके हैं, उनकी वर्किंग को जानते हैं, कि आप ठोस सबूत सामने लेके आएंगे कि एमक्यूएम का ताल्लुक रॉ से है, मगर वो नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं आप लेके आ सके ठोस सबूत? वो ठोस सबूत सारे जो है वो आप लोग दिखा रहे होते हैं, वो ठोस सबूत नहीं है। वो जो आप जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सारे दिखा रहे होते हैं, ये मर्चेंट साहब का पेपर, ये तारिक मीर साहब की, उस पर कोई एमक्यूएम ने डिनायल दिया आज तक? दो ही चीजों पे डिनायल नहीं दिया आज तक पार्टी की 30 साल तारीख में। ठोस सबूत तो मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्ट करना है, लोगों की कॉन्फेशंस मौजूद हैं, लोगों के पास हैं सारी चीजें। हमने जो है वो आने के बाद मैंने एक ही नई बात की है, और वो बात की है दुबई की मीटिंग की, और उसके ऊपर मैं आज भी कायम हूं। और उसके ऊपर कोई आ जाए मुझसे, जो मेरे ऊपर केस कर दे, मुझे ले जाए कोर्ट में, तो मैं जो है वो बता दूंगा। हुकूमत ने खुद, वजारत दाखिला ने और तमाम लोगों ने खुद सारी बातें की हैं, स्टेट्स ने सारी बातें की हैं, और ये 2 पेपर थे जिसका तो कोई डिनायल नहीं आया ना अभी तक, आज तक। तो उसके ऊपर नहीं, डिनायल तो नहीं आया, मगर स्कॉटलैंड यार्ड ने कम से कम ये कहा है कि जी हम इसको ओन नहीं करते इस पेपर को, तो फिर उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं रह सकती ना। मैं भी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं, आप भी सियासतदान हैं, आप चीजों को समझते हैं। ठोस सबूत के कोई पांव भी तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। नहीं, क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने जो है वो सरफराज मर्चेंट के पेपर को भी डिसोन कर दिया? जी बिल्कुल, आप स्कॉटलैंड यार्ड से हमने बकायदा राब्ता किया है, स्कॉटलैंड यार्ड से हमने बकायदा राब्ता किया है, उनकी स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। सुने मैडम, सुन तो ले, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यू आर रॉन्ग। सर, मैं आपको चैलेंज करती हूं दैट यू आर रॉन्ग, और स्कॉटलैंड यार्ड का वो स्टेटमेंट मैं आपको जरूर भेजूंगी, बल्कि बकायदा उनसे बातचीत हमारी हुई है, वो भी रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी। मेरी आप बात कर रही हैं तारिक मीर वाले पेपर की, सरफराज मर्चेंट के पेपर को स्कॉटलैंड यार्ड ने ओन किया है। सर, स्कॉटलैंड यार्ड ने सरफराज मर्चेंट के पेपर को बिल्कुल ओन नहीं किया। मैं कोट कर रही हूं स्कॉटलैंड यार्ड को, उनका ये कहना है कि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हम किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, और अगर आप मेरे से सवाल करेंगी किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जिसके खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। कोट अनकोट सर, कोट अनकोट सर। चले, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड का पेपर आपको भिजवा दूंगा। अच्छा, आगे भिजवा दूंगा, स्कॉटलैंड यार्ड का जरूर भिजवाइएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये बताइए कि आपके जो नाकदीन है उनका ये कहना है कि अगर आपने उनके ऊपर, एक पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगाया जिसके अंदर आप रहे और बड़े आला ओहदे पे रहे, तो क्या तहकीकात आपसे शुरू नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं? जी बिल्कुल, जो वो पता नहीं नंगा तो कौन है नहीं है, लेकिन जो वो बिल्कुल तहकीकात शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल कर लें। और उन्होंने आपसे इस मामले पे कोई सवाल किया है? नहीं, मुझसे कोई सवाल नहीं किए। मुस्तफा कमाल साहब, दुबई के अंदर आप मलिक रियाज की नौकरी कर रहे थे, जो अब जो आपने ये पार्टी बनाई है और आप मलिक रियाज साहब से राब्ते में हैं, तो क्या सपोर्ट कोई दी है मलिक रियाज साहब ने आपको? जी, मैं जॉब करता था, मैं अपनी रोजी कमाता था, मैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता था। मैं जॉब यहाँ आया हूँ तो जॉब छोड़कर आया हूँ। तो इस वक्त मतलब ये भी जुर्म है किसी के नौकरी करना? जुर्म नहीं, बिल्कुल नौकरी करना बिल्कुल जुर्म नहीं है, मगर मलिक रियाज साहब इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है जो सियासी तौर पे भी काफी सरगर्म है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्यासा रायां हैं कि अभी भी आप उनके साथ, आपका कोई कनेक्शन है और आप कराची एक प्रोजेक्ट के ऊपर आए हुए हैं। इसकी वजाहत कर दे या तरदीद कर दे, तस्दीक कर दे, ताकि रिकॉर्ड पे बात आ जाए। जी, मैं तरदीद करता हूँ, कैसी मेरी कोई उनसे जो कोई मैं रिजाइन करके आया हूँ, और जब तक मैं था मैं बिल्कुल नौकरी करता था, मैं बरिया टाउन में, और मैं रिजाइन करके आया हूँ। आप रिजाइन करके आए और अब आपका कोई भी ताल्लुक, कोई कांटेक्ट मलिक रियाज से इस वक्त नहीं है?
ओ भाई, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको पाकिस्तानी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कभी उनसे, अब आप सामने आएंगे तो मैं उनसे सलाम दुआ नहीं करूंगा या उनको फोन पे बात नहीं करूंगा? ये क्या बात हो गई? आखिरी सवाल मुस्तफा कमाल साहब, आप जो नई पार्टी आपने बनाई है, आपने कहा कि इसके अंदर आप यंग लोगों को लाएंगे, यंग चेहरे लाएंगे। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के लिए, इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए आजकल तो सैडली बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो इस वक्त आपकी जो पार्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कौन कर रहा है? मेरी पार्टी में तो अभी कुछ पैसे खर्च ही नहीं हुए। जो लोग हैं यहाँ पे अभी तो हम ये फिलहाल खुद ही चला रहे हैं, जो हमने कमाया हुआ है अपनी कलाल से अपना घर चला रहे हैं, सारी चीज़, और तो कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। बाकी जो कुछ आपको नजर आ रहा है सारा, ये सब लोग खुद कर रहे हैं सारा। और हमारे पास अभी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये हमारी बातें सुनकर आएंगे, भाई हमसे पैसे ले लो। हमने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया है कि जब तक हमारा अकाउंट नहीं खुल जाएगा, उसकी जो है वो एक ऑडिट टीम तैयार नहीं हो जाएगी, उसकी अथॉरिटीज तैयार नहीं हो जाएगी, और विजिबल पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हो जाएगा, जब तक हम लोगों से जो है वो पैसे नहीं ले रहे। तो लोग फंडिंग करेंगे, आम आदमी इसके ऊपर जो है वो अब आ भी रहा है, पैसे भी देगा और दे रहा है और तैयार है। अभी हम ले नहीं रहे और लोगों की मदद से ये पार्टी चलेगी। इसके अंदर अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहे तो उसका आप खैर मकदम करेंगे? वेल, सारे पूरे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करेगा इसके अंदर। उसके अंदर पाकिस्तानियों में बिजनेसमैन भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, आम आदमी भी है, स्टूडेंट भी है, घर की औरत भी है, सब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके अंदर। मुस्तफा कमाल साहब, आप हैदराबाद जा रहे हैं। विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर any future endeavors that you may take on behalf of your party. Thank you so much for giving us this interview.